हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 में कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको लॉरेंशियन क्लाइमेट भी बोला जाता है। तो ये इस बुक का जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 25। उसको भी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन पहले हम बात अगर इस चैप्टर की करें तो इसका जो पिछला पार्ट है जिसमें हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें हमने ये देखा था कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है ना। देखा दो रीजन में पाया जाता है, एक तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है वहाँ पर, और दूसरा हमारा जो एशियाटिक रीजन है वहाँ पर, यानी ये जो नॉर्दर्न चाइना, कोरिया, नॉर्थ जापान वाला रीजन है। तो हमने वहाँ पर एक चीज़ समझी कि डिस्ट्रीब्यूशन देखा, क्लाइमेट देखा, और क्लाइमेट में ये देखा कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो विंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है ना, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ रही है। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझी पिछले लेक्चर में, वो ये थी कि इन दोनों जगह पर ही, अगर हम जापान के कोस्ट की तरफ को बात करें या फिर जो हमारा नॉर्थ अमेरिका रीजन का जो न्यू फाउंडलैंड वाला रीजन है उसके पास अगर हम बात करें, तो वहाँ पर दोनों जगहों पर ही क्या हो रहा है कि वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं और वहाँ पर बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड बन रहा है। तो यहाँ से भी हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझ सकते हैं, या फिर हम कहें कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझ सकते हैं। अगर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, विंटर्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, तो फिर कैसा आपको यहाँ पर जो है वेजिटेशन वगैरह देखने को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। तो इसी को लेकर हम लोग आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगर लेक्चर लंबा भी हुआ तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को हम लोग मतलब इस चैप्टर को इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट सेकेंड को। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन जो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का है, दैट इज कूल टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। कूल टेम्परेट तो ये है ही, इसलिए कूल टेम्परेट फॉरेस्ट। हैवी रेनफॉल, वार्म समर्स एंड द डैम्प एयर फ्रॉम फॉग्स ऑल फेवर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। यानी कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तो रेनफॉल ज़्यादा है, वो हमने देखा है ना। वार्म समर्स भी है, गर्मी भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है, और एयर कैसी है, डैम्प है। क्यों? क्योंकि फॉग वगैरह हो रहा है तो एयर डैम्प है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो ट्री को ग्रो करने के लिए फेवर करती हैं। जनरली अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट टेंड टू बी कॉर्निफेरस नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारा 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे होंगे, कॉर्निफेरस। ऑब्वियस सी बात है, ठंडे इलाके हैं तो कॉनिफेरस ट्रीज या कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे। और द इंक्रीज इन द लेंथ एंड सीवियरिटी ऑफ द विंटर एक्सक्लूड्स फॉरेस्ट दैट आर नॉट अडेप्टेबल टू कोल्ड कंडीशंस, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि विंटर जो है दे आर लॉन्ग विंटर्स हैं और उनमें सीवियरिटी भी ज़्यादा है, यानी कि ठंड वगैरह ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादा स्नो वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट नहीं हो सकते जो कोल्ड कंडीशंस को अडेप्ट ना कर पाए। अब जैसे कॉनिफेरस के बारे में तो हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी है कि कॉनिफेरस ट्रीज या कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपके वहीं पर होंगे जहां पर ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। एशियाटिक रीजन में हम बात करें, जो हमारा ईस्टर्न साइबेरिया या कोरिया वाला रीजन है, वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर इनफैक्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट कॉनिफेरस बेल्ट ऑफ द टैगा। जो हमने साइबेरियन टैगा देखा था पिछले चैप्टर में, वहां पर भी हमने देखा था कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट थे। तो ये वाला रीजन भी लगभग क्या है कि उसी का एक कंटिन्यूएशन है ना। वहां पर भी कॉनिफेरस थे, यहाँ पर भी कॉनिफेरस है, तो ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूएशन में ही एक बेल्ट चल रही है। अब कॉनिफेरस वाले जो फॉरेस्ट है या कॉनिफेरस वाला जो रीजन है, वहां पर हमें पता है कि लुम्बरिंग हैज ऑलवेज बीन अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द ईस्टर्न एशिया एंड टिम्बर इज अ लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम, है ना। वहां पर लुम्बरिंग वगैरह की जाती है, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में ही देखी है, तो ये तो वहीं से कंटिन्यूएशन चल रहा है। इसके बाद मच ऑफ द ओरिजिनल कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे कि फर, स्प्रूस, लार्च, दे हैव बीन क्लियर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लुम्बरिंग रादर देन एग्रीकल्चर। मतलब उनको काटा तो गया है, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है, लेकिन लुम्बरिंग पर्पस के लिए किया गया है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं किया गया है। क्योंकि एग्रीकल्चर तो देखिए, विंटर जहां पर इतने ज़्यादा होंगे, लंबे होंगे, एक्सट्रीम होंगे, तो वहां पर एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल वैसे भी नहीं है। इसके बाद अगर हम जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है वहां की बात करें तो ईस्टर्न कनाडा में अलोंग द बैंक्स ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर, वो कैनेडियन टिम्बर और वुड पल्प इंडस्ट्री का क्या है, हार्ट है, यानी कि केंद्र है। ये चीज़ भी हमने देखी थी पिछले चैप्टर में, हमने यही बात की थी कि वुड पल्प वगैरह जो है वो कनाडा वाले रीजन से, यूएस वाले रीजन से काफ़ी ज़्यादा मिलता है ना।
इसके बाद अगर हम बात करें 50 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है उसके साउथ में, तो वहां पर कॉनिफेरस नहीं होगा। वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट को क्या करेगा, रास्ता देगा। मतलब वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं होंगे, वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। अब उसकी जो मेन स्पीशीज है वो आपकी ओक, बीच, मैपल, बिर्च, ये प्रिंसिपल स्पीशीज ये वहां पर पाई जाएंगी। लाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन द वेस्टर्न मार्जिन्स, द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फेयरली ओपन। जो इसका काउंटर पार्ट है, जो ईस्टर्न मार्जिन से अगर हम वेस्टर्न मार्जिन की तरफ को जाते हैं तो वहां पर हमने देखा था कि डेसिडुअस फॉरेस्ट है और वो फेयरली ओपन है, बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। तो यहां पर भी ऐसा ही है। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है, 6 महीने से लंबा, और एडिक्वेट सप्लाई है मॉइस्चर फ्रॉम द मैरीटाइम सोर्सेज, एनकरेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ फर्न्स एंड अदर टेम्परेट अंडर ग्रोथ। हो क्या रहा है, एक तो जो ग्रोइंग सीजन है वो काफी लंबा है ना, क्योंकि सर्दियों का सीजन तो ग्रोइंग होगा नहीं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन वो ग्रोइंग सीजन है, और मॉइस्चर भी हमें मैरीटाइम सोर्सेज से, वाटर बॉडीज से काफी ज्यादा मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर अंडर ग्रोथ फर्न्स या और प्रकार की जो अंडर ग्रोथ है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उनकी रैपिड ग्रोथ है, बहुत जल्दी से वो लोग वो चीज जो है वो पैदा हो जाती है। द अकरेंस ऑफ ट्रीज इन ऑलमोस्ट प्योर स्टैंड्स, है ना, यहाँ पर भी जो ट्रीज है वो प्योर स्टैंड में पाए जा रहे हैं। प्योर स्टैंड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिक्सचर ऑफ स्पीशीज नहीं है ना। एक जगह पर आपको जनरली जो है एक ही स्पीशीज के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, दैट इज नोन एज प्योर स्टैंड्स। एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्पीशीज ग्रेटली इनहेंस द कमर्शियल वैल्यू ऑफ दीज फॉरेस्ट, है ना। और प्रीडोमिनेंस ऑफ ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्पीशीज, मतलब कुछ ही प्रजातियां हैं जो बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, मतलब एक दो प्रजाति होंगी, उनके बहुत सारे पेड़ होंगे, तो उससे क्या है कि इन फॉरेस्ट की जो कॉमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट दे हैव बीन एक्सटेंसिवली फेल्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टेम्परेट हार्डवुड। अब इनसे क्या निकल रहा है, टेम्परेट हार्डवुड निकल रहा है, और उनके लिए इनको काटा भी जा रहा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ मंचूरिया, कोरिया, जापान, द फॉरेस्ट हैव मेड वे फॉर प्लॉ। फॉरेस्ट बेसिकली जो है वो प्लॉ के भी यूज हो रहा है, मतलब वहां पर कुछ एग्रीकल्चर वगैरह भी हो रहा है। और एग्रीकल्चर में वो लोग क्या कर रहे हैं, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स दोनों ही उगा रहे हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहां पर ग्रेटर रिजर्व ऑफ कॉनिफेरस सॉफ्टवुड है, एंड देयर ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल यूजेस, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ डेसिडुअस हार्डवुड इज मच लेस सिग्निफिकेंट। तो कनाडा वाले रीजन में जनरली जो है ये डेसिडुअस हार्डवुड जो है वो जनरली नहीं, उसका एनुअल प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कॉनिफेरस सॉफ्टवुड है और उसकी जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा है कि वहां पर वो लोग डेसिडुअस हार्डवुड की तरफ को ध्यान बहुत कम देते हैं। तो आई होप ये चीज आप समझ गए। हम दोनों जगह को साथ साथ कंपेयर करके चल रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका रीजन हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा एशियाटिक रीजन है वहां पर क्या हो रहा है। तो आप इसको एक कंपेरिजन करके भी ऐसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो लुम्बरिंग एंड इट्स एसोसिएटेड टिम्बर, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अंडरटेकिंग, है ना। इसके बारे में हम लोग लिखा भी है, देखिए चैप्टर 22 में पढ़ चुके हैं डिटेल में। एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर काफी लेस इंपॉर्टेंट है इन व्यू ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द विंटर एंड इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पर विंटर कैसा है, सीवियर है। मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल वगैरह हो रहा है और विंटर काफी लंबा भी है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्चुनेटली मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और हैवी रेनफॉल इनेबल सम हार्ड क्रॉप्स टू बी रेज फॉर लोकल नीड्स। थोड़ा बहुत क्रॉप्स यहाँ पर जो है वो लोकल नीड्स के लिए, मतलब अपनी जरूरतों के लिए उगाई जाती हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत मॉडरेटिंग इफेक्ट आएगा, सीवियरिटी ऑफ द विंटर्स कम होंगी, हैवी रेनफॉल हो रहा है। जैसे कि पोटैटोज उगाए जाएंगे यहाँ पर, दे थ्राइव ओवर द लॉन्ग एरियाज ऑफ द पोर्टजोलाइज सॉइल्स वेयर हार्डी सीरियल जैसे कि ओट, बार्ले, ये आपके उगाए जा सकते हैं और सक्सेसफुली हार्वेस्ट किए जा सकते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ द कोल्ड विंटर। लेकिन बात वही है कि विंटर आने से पहले पहले आपको इनको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, इनकी कटाई करनी पड़ेगी, अगर अदरवाइज विंटर में ये सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ने वाली है। अ नंबर ऑफ अदर इंटरेस्टिंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एशियाटिक रीजन। एशियाटिक रीजन में और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती है, जैसे कि सोयाबीन, है ना। कहाँ पर? नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, कोरिया, ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं सोयाबीन के। और फिर ग्राउंडनट हो गया, सिसमे हो गया, रेप सीड, तुंग ऑयल, मलबेरी, ये सब चीजें भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं। इसके बाद है इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन, यानी कि ये तो अभी तक हमने बात करी कहाँ की, जो हमारा एशियाटिक रीजन है उसकी। नॉर्थ अमेरिका रीजन की बात करेंगे तो वहां पर एरेबल फार्मिंग इज नॉट कैरिड आउट ऑन अ साइजेबल स्केल एक्सेप्ट इन द मोर फेवर्ड लोकेलिटीज, है ना। यानी कि जो एरेबल फार्मिंग है, या जो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं दे आर एंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग, वो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैटल वगैरह उनके पास रखे हैं, और वो डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो लोग इकोनॉमी में उनका रोल है। हे कल्टीवेशन, हे मतलब
जो ये भूसा वगैरह होता है, जो अपने कैटल्स वगैरह को खिलाने के लिए चारा चाहिए, भूसा चाहिए, ये उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। और कुछ माइल्ड मैरीटाइम एरियाज में फ्रूट्स उगा रहे हैं, यानी कि फल ये उगा रहे हैं। द फर्टाइल एनापोलिस वैली इन नोवा स्कॉटिया इज द वर्ल्ड मोस्ट रिनाउंड रीजन फॉर एप्पल्स। और फिशिंग इज हाउएवर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द लॉरेंशियन क्लाइमेटिक रीजन। तो इसने सारी बात पहले बता दी, उसके बाद ये लास्ट लाइन में लिखा है कि ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन फिशिंग जो है वो यहाँ की मोस्ट आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी है। कहाँ की? पूरे ही लॉरेंशियन क्लाइमेटिक रीजन्स की, मतलब अमेरिका वाले रीजन की भी और जो हमारा ये एशियाटिक वाला रीजन है उसकी भी। तो आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिशिंग की बात करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल नहीं है। तो फिशिंग की बात करेंगे, और फिशिंग को हम दोनों जगह डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? एक तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है वहाँ पर भी, और दूसरा जो हमारा जापान का रीजन है एशिया में, वहाँ पर भी। तो सबसे पहले अगर हम फिशिंग की बात कर लें, फिशिंग ऑफ न्यू फाउंडलैंड, द मैरीटाइम प्रोविंसेस एंड न्यू इंग्लैंड, है ना। ये आपको देखिए ऊपर मैप में दिखाया हुआ है, ये न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो ग्रैंड बैंक्स है, अभी एक नाम आएगा ग्रैंड बैंक्स, ये वो है। यहाँ पर आपको देखिए नोवा स्कॉटिया दिख रहा है, जो पीछे आपको बताया गया था कि एप्पल के लिए बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपको न्यू इंग्लैंड दिख रहा है, ठीक है। इसी के जस्ट पास न्यूयॉर्क है। तो ये सारा का सारा रीजन यहाँ पर क्या होगा, अब फिशिंग होगी। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, पर्टिकुलरली ऑन द ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। ग्रैंड बैंक मैंने आपको ऊपर दिखाया फिगर में। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, यानी कि सबसे ज्यादा फिशिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, द रीजंस फॉर इट्स इंपॉर्टेंस आर ज्योग्राफिकल। ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। फिश जो है दैट फीड ऑन माइन्यूट मेरीन ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, ठीक है। ये आपने एनवायरमेंट वगैरह में पढ़ा है, जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन होता है। वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। एंड विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ओनली इन शैलो वाटर्स एडजेसेंट टू लैंड मासेस वेयर सनलाइट कैन पेनिट्रेट थ्रू। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ ऐसी जगह में ही होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंस में होंगे, लेकिन सिर्फ ऐसी जगह पर ही होंगे जहां पर लैंड मास के एडजेसेंट में, यानी कि लैंड मास से के बगल में शैलो वाटर्स होंगे, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होगा, है ना। और उससे फायदा क्या होगा? अगर पानी शैलो है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो सनलाइट उसके थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है। तो वहां पर इस तरीके के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी प्लैंकटन वगैरह है, वो वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि वहां का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो जेंटल स्लोपिंग है, उसका स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, और 600 फीट की गहराई है। एंड विच स्ट्रेच फॉर ओवर 200 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, और न्यू फाउंडलैंड से लगभग 200 माइल तक वो जो है आपका लाए करता है, क्या? जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर एकदम से गहरा नहीं होगा। एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मैरीटाइम प्रोविंसेस एंड द न्यू इंग्लैंड कंटेन अ रिच कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन। तो यहां पर आपको ये चीज दिख रही है ना, मैरीटाइम प्रोविंसेस आपको यहां पर दिख जाएगी, दिस इज योर मैरीटाइम प्रोविंसेस, है ना। ये आपका न्यू फाउंडलैंड हो गया, इसका जो ग्रैंड बैंक है वो मैंने आपको बताया, और नीचे आपको यहाँ पर न्यू इंग्लैंड दिख रहा है। तो इन सब के आसपास क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जेंटल स्लोपिंग है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में प्लैंकटन्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिश ऑफ ऑल टाइप्स, हर प्रकार की और हर साइज की फिश जो है वो यहाँ पर फीड और ब्रीड करती है एंड सपोर्ट अ थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली इन कैनेडा एंड यूएसए बट ऑल्सो इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्तुगल, डेनमार्क, रशिया एंड जापान हु सेंड फिशिंग फ्लीट्स टू द ग्रैंड बैंक्स। यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिशिंग होती है या इतनी ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ कनाडा और यूएसए की ही फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पर निर्भर नहीं है, बल्कि और जगह की भी फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से फिशेज वगैरह ले जाती है। अभी यहाँ पर देखिए जापान का नाम भी दिया गया है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये नाम यहाँ पर क्यों दिया गया है। हालांकि हम लोग जापान को अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या लिखा है, एज लेस एज 1% ऑफ न्यू फाउंडलैंड इज कल्टिवेटेड, फिशिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पर जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो कितनी कम है, सिर्फ 1% से भी कम जमीन यहाँ की जो है वो अंडर कल्टीवेशन है, और इसीलिए फिशिंग जो है वो सभी को क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। इट इज नॉट ओनली द चीफ सोर्स ऑफ वेल्थ टू न्यू फाउंडलैंड बट ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ ऑल द मैरीटाइम प्रोविंसेस।
यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यू फाउंडलैंड के लिए ही एक वेल्थ का, एक पैसे का एक मुख्य स्रोत है ऐसा नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे मैरीटाइम प्रोविंसेस के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट का काम करता है। यानी कि सब जगह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फिशेज वगैरह है वो एक्सपोर्ट की जाएंगी, है ना। तभी तो ये ऊपर जितने भी नाम दिए गए हैं ये तभी सारी की सारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो तभी चल सकती हैं जब यहाँ से मछलियाँ जाएंगी इधर, है ना। इसके बाद बोथ पेलाजिक फिश विच लिव नियर द सरफेस, दो प्रकार की मछलियों की बात की गई है। एक है पेलाजिक फिश, पेलाजिक फिश मतलब जो सरफेस के पास रहती है, या आप ये कहें कि बहुत गहरे पानी में नहीं रहती है। और दूसरी फिश है दैट इज डिमर्शल फिश विच लिव नियर द बॉटम ऑफ द शैलो शीज, यानी कि जो शैलो शीज है, शैलो मतलब बहुत ज्यादा गहरे तो नहीं है लेकिन उनके ये डीप में रहेंगी, ये सरफेस पे नहीं है, दे आर डीप सी फिश। द चीफ फिश कॉट इज कॉड, जो मुख्य तौर पे फिश यहां पर पकड़ी जाती है वो है कॉड, जिसको या तो फ्रेश कंज्यूम कर सकते हैं या ड्राइड, सॉल्टेड, स्मोक्ड, कैंड और पैक्ड इन आइस फॉर एक्सपोर्ट टू मेनलैंड अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड साउदर्न यूरोप। मतलब किसी भी तरीके से उसको कंज्यूम करा जा सकता है या फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका में करेंगे, है ना, और आपका साउथ अमेरिका में करेंगे, साउदर्न यूरोप में करेंगे, हर जगह उसका एक्सपोर्ट हो सकता है। साथ ही साथ जो इसकी लिवर का ऑयल होता है दैट इज कॉड लिवर ऑयल, ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है ना। कॉड लिवर ऑयल का आपने देखा होगा कि उसकी कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, गोलियां सी मिलती हैं, दैट इज कॉड लिवर ऑयल, मछली के तेल की गोलियां। उसमें बोला जाता है कि दे आर वेरी गुड फॉर योर आईज, है ना, उस चीज़ के, उसमें विटामिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर कुछ और मछलियां जो यहाँ पर पकड़ी जाती हैं, दे आर हेडॉक, हेलीबट, हेक, हेरिंग, प्लेज, मैकरल, ये सारी मछलियां भी यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ फिशिंग क्राफ्ट एंड टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन मैक्सिमम हार्वेस्ट फ्रॉम द सी, यानी कि मछलियां पकड़ने के लिए ये बहुत सारी टेक्निक्स का, क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न ट्रॉलर्स का यूज़ किया जा रहा है। ट्रॉलर्स बेसिकली ऐसी ही स्पेशलाइज्ड बोट होती थी जो फिशिंग के लिए यूज़ की जाती थी। अब आजकल वो भी थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनमें आ गई है। इसके बाद जो ड्रैगिंग है वो कोनिकल शेप्ड नेट और ड्रिफ्टर से हो रही है। कैरिंग कर्टेन लाइक रेक्टेंगुलर नेट्स ऑपरेट एक्सटेंसिवली ऑफ द अटलांटिक कोस्ट। तो ये सारे के सारे बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो नेट्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, कैसा जाल यूज़ कर रहे हैं, किससे ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो दिया गया है। They are equipped with radio and radar devices to navigate through the dense fog, avoid collision with icebergs and also maintain contact with their headquarters on land. अब ये जब कोस्ट से दूर है और वहाँ पर मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉग, गहरा कोहरा होता है, घना कोहरा। तो अब उस घने कोहरे में चलने के लिए इनको क्या चाहिए, एक तो इनको रडार चाहिए जिससे ये डायरेक्शन वगैरह देखते रहें, रेडियो इनको सिग्नल चाहिए, है ना, तो उससे एक तो फॉग से ये बच सकते हैं। दूसरा जो आइसबर्ग्स वगैरह हैं, आइसबर्ग्स वगैरह मतलब जो बड़े बड़े आइस के टुकड़े आपके वाटर बॉडी में होते हैं उनसे भी बचना है। और साथ ही साथ जो है वो अपने हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट भी रखना है, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर वगैरह लैंड में होंगे तो उनसे भी कांटेक्ट इनको रखना है। तो इसके लिए ये लोग रेडियो और रडार डिवाइसेस का यूज करते हैं। जो ऑफ शोर फिशरमैन है दे ऑल्सो यूज ट्रैप्स, लाइन्स एंड नेट्स टू कैच क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड श्रिम्प्स फॉर होम कंजम्पशन एंड इंक्रीजिंगली फॉर एक्सपोर्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ मछलियां ही नहीं पकड़ते। कभी आपने ऐसा जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में या जो आपका डिस्कवरी वगैरह आता है उसमें दिखाते हैं किस तरीके से लोग बोट में जाते हैं, ऑफ शोर जाते हैं, वहां पर से क्रैब, लॉबस्टर्स, ये सब चीज़ें जो है वो पकड़ के लाते हैं। फर्दर इनलैंड की अगर हम बात करें तो लेक्स और रिवर्स में, जैसे कि सेंट लॉरेंस और जो ग्रेट लेक्स हैं, वहां पर कुछ फ्रेश वाटर फिश भी पाई जाती है, जैसे कि सालमन, ट्राउट, ईल, स्टर्जियंस, ये सब। न्यू फाउंडलैंड में और अलॉन्ग दी अटलांटिक कोस्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे फिशिंग पोर्ट्स हैं, जैसे कि सेंट जोन्स एक चीफ पोर्ट है न्यू फाउंडलैंड का, जिसकी पॉपुलेशन है लगभग 1 लाख के आसपास, इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रैंड बैंक्स फिशिंग इंडस्ट्री। तो ग्रैंड बैंक्स फिशिंग इंडस्ट्री का ये हेडक्वार्टर है, दैट इज सेंट जोन्स। इट ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन सीलिंग एंड वेलिंग बट दीज हैव डिक्लाइंड, यानी कि पहले वहां पर सील्स जो होती थी, सील और वेल्स वगैरह जो होती थी, उसका भी ये लोग ये पकड़ने वगैरह का काम करते थे, लेकिन धीमे धीमे वो चीजें अब कम हो रही हैं। इन द फिशिंग पोर्ट्स ऑफ हैलिफैक्स एंड यारमouth इन नोवा स्कोटिया एंड न्यू इंग्लैंड, पोर्ट्स आर प्रोसेसिंग प्लांट्स दैट कट, क्लीन, सॉल्ट, पैक और प्रिजर्व फिशेस फॉर डिस्पोजल बाय रेफ्रिजरेटेड बोट्स, ट्रेन्स और ट्रक्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मछली पकड़ने का जो मेन काम हो रहा है वो आपका कहाँ पर हो रहा है, जो ये सेंट जोन्स वाला पोर्ट है वहां पर। उसके बाद जो उसको प्रोसेस करने का काम है कि सफाई करनी है, उसकी कटिंग करनी है, उसको
पैक करना है, प्रिजर्व करना है, वो सारा का सारा काम आपके नोवा स्कोटिया और न्यू इंग्लैंड के जो पोर्ट्स हैं वहां पर हो रहा है। और उसके बाद फिर वो उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व वगैरह करके, पैक वगैरह करके रेफ्रिजरेटेड बोट्स, ट्रेन या ट्रक के थ्रू कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्से में पहुंचाएंगे। दे आर द बेसिस ऑफ फॉर लार्ज फ्लीट्स ऑफ ट्रॉलर। बेस मतलब जहां पर ये बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स वगैरह हैं वो खड़े रहते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर एक तरीके से बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पोर्ट बन गया है, तो वहां पर ये ट्रॉलर्स वगैरह रहते हैं, तो उनका ये बेस है। अब मॉडर्न ट्रॉलर जो है मे वेल कॉस्ट एनीथिंग अराउंड $1 million एंड हैव मेन स्टे ऑन बोर्ड इन फ्लोटिंग फैक्ट्रीज फार आउट एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स। यानी कि आजकल के जो मॉडर्न ट्रॉलर है वो थोड़ा सा महंगे भी हैं, $1 million के आसपास है, लेकिन उनमें फैसिलिटीज ज़्यादा है। उसमें क्या है कि लोग जो है फार आउट एट सी मतलब समुद्र में जो है बहुत दिनों तक या हफ्तों तक भी रह सकते हैं। फिशिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड वेरी एफिशिएंट। तो यहाँ पर जो फिशिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है और बहुत एफिशिएंट तरीके से हो रही है। इनफैक्ट ओवर फिशिंग इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम। ओवर फिशिंग हो रही है मतलब जितनी फिशिंग होनी चाहिए उससे ज़्यादा फिशिंग हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसी को लेकर जो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट है और कुछ इंटरनेशनल फिशिंग बॉडीज़ हैं, दे आर नाउ कंटेम्पलेटिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स इन फिश कंजर्वेशन। वो फिश की कंजर्वेशन को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स या कुछ कड़े कदम उठा रहे हैं। इफ दिस मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड इज टू बी सस्टेन फॉर रेगुलर सप्लाई इन द ईयर्स टू कम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ओवर फिशिंग होगी तो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी रिसोर्स का होता है तो वो क्या होता है, डिप्लीट होता है, खत्म हो जाता है। तो सिमिलरली फिशिंग के केस में भी यही होगा कि अगर ज्यादा ओवर फिशिंग की जाएगी तो आने वाले समय में फिर वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये जो इस एरिया का मेजर सोर्स है किसका, प्रोटीन फूड का, क्योंकि यहां पर अभी हम देखते हैं थोड़ा सा आगे लिखा जाएगा कि यहां पर आपको मीट वगैरह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये चीज मतलब आप थोड़ा सा आई थिंक कनेक्ट कर पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर नहीं है ना। कैटल अगर आप अपने पास रखेंगे या आप अपने कोई भी और इस तरीके के शीप, गोट वगैरह कोई भी जानवर रखेंगे तो उनको खिलाएंगे क्या, घास। लेकिन घास यहाँ पर होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ही कम है। नेचुरल वेजिटेशन में हमने देख लिया, या तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है या फिर जो नीचे वाले इलाके हैं वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो घास वगैरह का तो नाम हमने कहीं लिया ही नहीं। और कैटल को आप कॉनिफेरस ट्रीज के पत्ते तो खिलाएंगे नहीं, वो तो घास खाएगा कैटल वगैरह, है ना, कैटल, शीप। तो इसलिए मीट वगैरह नहीं है। और मीट वगैरह अगर नहीं है तो मछली जो है, जो फिश है, वो प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो सोर्स है प्रोटीन का वो लंबे समय तक चलता रहे, उसकी रेगुलर सप्लाई आने वाले सालों में होती रहे, तो फिश की कंजर्वेशन जो है वो करनी पड़ेगी। इसी को लेकर इंटरनेशनल फिशिंग बॉडीज ने और यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने कुछ कड़े कदम उठाने की बात की है। तो ये तो पूरी की पूरी बात हो गई जो आपका नॉर्थ अमेरिका रीजन, न्यू फाउंडलैंड वाला रीजन था, वहां पर फिशिंग कैसे हो रही है उसको लेकर। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिशिंग ऑफ जापान। जो जापान के पास फिशिंग हो रही है उसकी बात करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक सराउंडिंग द आइलैंड्स ऑफ जापान इज अनदर मेजर फिशिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड, है ना। नॉर्थ पैसिफिक वेस्ट जो है, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, मतलब जो पैसिफिक ओशियन का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जहां पर जापान का आइलैंड लगता है, वो एक और मेजर फिशिंग एरिया है वर्ल्ड का। नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आर देयर सो मेनी पीपल एंगेज्ड इन फिशिंग एज इन दिस पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। यानी कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर इतने सारे लोग इस फिशिंग की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं जितने यहां पर है। कहां पर? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वाले रीजन में, यानी कि जापान वाले रीजन में। इसके बाद द माउंटेनियस नेचर ऑफ जापान एंड पार्ट्स ऑफ द मेनलैंड ईस्टर्न एशिया हैव ड्रिवन मैनी टू सीक अ लाइवलीहुड फ्रॉम द सी। यानी कि यहां पर एक तो क्या है कि माउंटेनियस नेचर है, जापान में बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह हैं, है ना। और उसके बाद जो मेनलैंड का एरिया है ईस्टर्न एशिया का, उसने क्या करा है कि लोगों को यहां पर मजबूर करा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी आजीविका उनको समुद्र से ही कमानी पड़ेगी। दूसरी बात, स्कार्सिटी ऑफ मीट। मैंने बताया वहां पर पास्चर नहीं है। देयर इज अ लिटिल पास्चर इन जापान फॉर लाइव स्टॉक फार्मिंग ऑफ एनी काइंड। और पास्चर्स अगर नहीं है, खेत अगर नहीं है, घास के मैदान नहीं है, तो फिर आप लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा कि इस मीट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, रिलीजियस रीजंस भी वहां पर कुछ है जिन्होंने फिशिंग को पॉपुलराइज्ड किया है एज अ प्रिंसिपल आइटम ऑफ डाइट एंड द चीफ प्रोटीन फूड ऑफ द जैपनीज एंड द चाइनीज एज। तो जैपनीज और चाइनीज जो है वो मछली को ज्यादा खाते हैं। हालांकि आपने चाइनीज के बारे में तो खैर न्यूज वगैरह में देखा होगा या आपने ऐसे वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि वो तो सब कुछ खा लेते हैं, है ना। वो तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं और सब कुछ खाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज लिखी है हमें उसके आधार पर बात करनी है। तो फिश को ये एज अ चीफ अपने प्रोटीन फूड मानते हैं, मतलब चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन।
इसके बाद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट्स आर आइदर कैंड और प्रिजर्व फॉर एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज। तो खुद तो कंजम्पशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि ये उसको नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे कैन में डाल के करें चाहे प्रिजर्व करके करें, जो भी है वो उनकी टेक्निक है। द जैपनीज ऑल्सो मेक यूज ऑफ फिश वेस्ट, फिश मील एंड सीवीड्स एज फर्टिलाइजर्स इन देयर फार्म्स। तो ये जो जैपनीज है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस लोग हैं, है ना, इसीलिए ये देखिए कुछ भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने दे रहे। जो फिश का वेस्ट है, जो फिश का मील है, जो सीवीड है, उसको भी ये अपने फार्म्स में फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर रहे हैं। जापान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट हैज टेकन टू सीवीड कल्टीवेशन। यहां पर सीवीड कल्टीवेशन भी हो रहा है। कोस्टल फार्म्स दैट आर सबमर्ज्ड इन वाटर ग्रो वीड फॉर सेल एज फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इवन एज फूड। तो जो कोस्टल फार्म्स हैं जो बेसिकली पानी के अंदर डूबे हुए हैं, वहां पर कुछ वीड्स वगैरह उगाई जा रही हैं, जो सी वीड्स वगैरह हैं, जिनका यूज या तो फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाएगा या फिर किसी केमिकल इंग्रेडिएंट के तौर पर और या फिर फूड के तौर पर। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ जापान फिशिंग इज पर्ल कल्चर। पर्ल मतलब मोती। ये लोग मोती का भी जो है वो कर रहे हैं कि मोती भी निकाल के ला रहे हैं। देखिए कैसे, जो साउथ जापान है उसके जो डाइवर्स वगैरह हैं, डाइवर्स वगैरह मतलब जो गोताखोर होते हैं, वो कोस्टल वाटर्स में काफी नीचे तक जा रहे हैं, डाइव डाउन कर रहे हैं एंड ब्रिंग टू द सरफेस। और सरफेस पर वो क्या लेके आ रहे हैं, शेल फिश, जिसको पर्ल ऑयस्टर्स बोला जाता है, और उससे वो हाईली प्राइज्ड पर्ल जो होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको ऑर्नामेंट के तौर पर बेचा जाएगा। पर्ल इज नथिंग बट द मोती। जो मैंने आपको बताया कि मोती का ये क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मोती का भी ये लोग कल्चर कर रहे हैं। कल्चर करना मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसको लेकर ये लोग ट्रेड वगैरह कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं। द लाइनिंग ऑफ द ऑयस्टर शेल्स, जिसको मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पर्ल बटन्स एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। तो जो ऑयस्टर होता है उसके जो बाहर की लाइनिंग होती है, जिसको मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, उसको भी ये पर्ल बटन और कुछ और डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। एज नेचुरल पर्ल्स इन ऑयस्टर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि जो ऑयस्टर होगा उसके अंदर पर्ल होता है ना, तो उस ऑयस्टर के अंदर जो पर्ल है वो नेचुरल पर्ल मिलना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लार्ज नंबर्स में वो आसानी से नहीं मिलता। तो इसलिए जैपनीज ने क्या करना शुरू किया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी देखिएगा इनकी, और हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ जो है अपना इंतजाम कर रखा है। तो जैपनीज हैव बिगन टू ब्रीड द यंग ऑयस्टर्स। इन्होंने यंग ऑयस्टर्स को ब्रीड करना शुरू कर दिया है। उससे क्या करते हैं, बाय इंजेक्टिंग टाइनी सीड्स इनटू देम, ये उसमें टाइनी सीड्स इंजेक्ट करते हैं एंड ऑयस्टर्स आर मेड टू सीक्रेट द पर्ल मटेरियल। ऑयस्टर जो है वो पर्ल को सीक्रेट करते हैं, तो विच एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म द कल्चर्ड पर्ल्स, दीज आर कलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पर्ल का जो व्यापार है, जो मोती का व्यापार है, वो कर रहे हैं। इसके बाद जो जैपनीज इंटरेस्ट है इन फिशिंग इज नॉट कन्फाइंड टू देयर ओन टेरिटोरियल वाटर्स, दे वेंचर फार एंड वाइड इनटू द आर्कटिक, एंटार्क्टिक एंड अटलांटिक वाटर्स। देखिए यहां पर अब आपको याद आएगा जो मैंने पीछे आपको जापान मार्क कराया था कि जापान सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेरिटोरियल वाटर में या अपने ही देश के पास जो है वो फिशिंग नहीं कर रहा है, बल्कि वो बहुत दूर तक जा रहा है। आर्कटिक ओशन में जाता है, एंटार्क्टिक में जा रहा है, अटलांटिक में जा रहा है, हर जगह जाके वो फिशिंग कर रहा है। लार्ज व्हेलिंग फ्लीट जो है दे कंप्लीट विद प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड एक्सपीरियंस्ड क्रू स्टे आउट इन द ओपन सीज एंड रिटर्न ओनली ओकेजनली फॉर रिफ्यूलिंग या फिर रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्रेश प्रोविजंस। जो ये व्हेलिंग फ्लीट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनमें प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, उनका जो क्रू स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो ओपन सीज में यानी कि खुले समुद्र में वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है, और रिफ्यूलिंग के लिए या उनको कुछ अगर फ्रेश चीज़ें चाहिए तो उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए वो यहाँ पर आते हैं, अदरवाइज वो खुले समुद्र में ही रहते हैं। तो वहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी आप देखिए कितनी ज़्यादा एडवांस है। एज अ नेशन जापान अकाउंट्स फॉर अ 6th ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एनुअल फिश कॉट, यानी कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मछलियां साल भर में पकड़ी जा रही हैं उसका 1/6 तो जापान ही पकड़ रहा है। शी इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फिशिंग नेशन टुडे। आज की डेट में सबसे बड़ा जो फिशिंग नेशन है वो जापान है। हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फिशिंग एंटरप्राइजेस एंड हर एडवांस्ड फिशिंग टेक्निक्स स्पीक वेल ऑफ हर रिलेंटलेस ड्राइव टू मेक गुड फ्रॉम द सी व्हाट शी लैक्स ऑन लैंड। अब लैंड से तो ये ज़्यादा क्या कर पा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स वगैरह हैं मछली से रिलेटेड, मतलब मछली को पकड़ने से लेकर उसके ट्रेड तक, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, समुद्र से ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और लैंड के ऊपर ये ज़्यादा निर्भर नहीं है, क्योंकि लैंड से इनको ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज पॉसिबल, इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है कि जापान इज नॉट वेल एंडाउड विद नेचुरल रिसोर्सेज। जापान में पहली चीज तो यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। एज मच एज ऑफ 80% ऑफ आवर लैंड इज क्लास्ड एज नॉन एग्रीकल्चर। 80% यहाँ की ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर के लायक नहीं है, जिसको नॉन एग्रीकल्चर क्लासिफाई किया गया है। अब शी हैज टू टेक टू द सी इफ शी वांट टू सर्वाइव। अब अगर वो सर्वाइव करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जमीन पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर पानी की तरफ को जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग सी की तरफ को गए। दिस हैज कंपेल्ड द पीपल टू डेवलप द सीज एंड फिशिंग हैज फॉर सेंचुरीज बीन द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी कोस्टल जैपनीज। तो इसीलिए वो सी की तरफ को गए और उन्होंने जो फिशिंग वगैरह है उसको अपना एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बना रखा है पिछले काफी शताब्दियों से, पिछले काफी सेंचुरीज से। इसके बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स है अराउंड द आइलैंड्स ऑफ द जापान आर रिच इन प्लैंकटन। वहां पर प्लैंकटन क्यों है, ये तो ये फिर से वही चीज बताई गई है कि कुराशियो और जो कोल्ड ओयाशियो, वार्म कुराशियो और कोल्ड ओयाशियो करंट मिल रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर क्या बन रहा है, प्लैंकटन वगैरह काफी ज्यादा है। तो वो एक एक्सीलेंट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिश, जैसे कि हेरिंग, कॉड, मैकरल, बोनिटो, सैल्मन, सार्डिन, ट्यूना एज वेल एज क्रैब्स, लॉबस्टर्स। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर मिल जाएंगी, क्योंकि प्लैंकटन को क्या है, प्लैंकटन को मछली खाएगी और जहां पर भी ज्यादा प्लैंकटन होंगे वहां पर ज्यादा मछलियां अपने आप देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो ये करंट्स वगैरह मीट कर रहे हैं उसकी वजह से काफी रिच एरिया है ये प्लैंकटन में, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर क्या हो रहा है कि फिशेज वगैरह और साथ ही साथ फिश की प्रजाति भी बहुत है, साथ में क्रैब, लॉबस्टर ये सब भी मिल जाएगा। इसके बाद जो इंटेंडेड कोस्ट लाइन है जापान की, दैट प्रोवाइड्स शेल्टर्ड फिशिंग पोर्ट्स, काम वाटर्स एंड सेफ लैंडिंग प्लेसेस आइडियल फॉर शिपिंग इंडस्ट्री। इंटेंडेड कोस्ट लाइन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जो कंटिन्यूअस नहीं है ना, थोड़ा सा टूटी फूटी सी कोस्ट लाइन है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हमें एक तो शेल्टर्ड फिशिंग पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, पानी थोड़ा सा वहां पर काम होगा, काम वाटर, बहुत तेज पानी नहीं होगा, एंड सेफ लैंडिंग प्लेसेस, जो कि फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल क्या है, आइडियल कंडीशंस है। इन होकाइडो वेयर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज टू कोल्ड फॉर एक्टिव एग्रीकल्चर, फिशिंग टेक्स फर्स्ट प्लेस। तो वहां पर वही बताया मैंने आपको कि क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा है, एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते, बहुत ठंडा क्लाइमेट है, तो इसीलिए फिशिंग जो है वो पहले स्थान पर बनी हुई है। इसके बाद हैकोडेट एंड कोशिरो की हम बात करें तो दीज आर द लार्ज फिशिंग पोर्ट्स कंप्लीट विद रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज। तो यहाँ पर भी जो रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटीज है वो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ लैक ऑफ लो लैंड्स एंड पास्चर्स मीन दैट ओनली अ फ्यू एनिमल्स कैन बी केप्ट टू सप्लाई मीट एंड अदर प्रोटीन फूड। वही एक तो माउंटेन रीजन ज्यादा है तो यानी कि लो लैंड कम है, और दूसरा पास्चर्स भी नहीं है, यानी कि घास के मैदान जो है वो भी नहीं है। अब वो चीज नहीं है तो फिर वो एनिमल्स भी ज्यादा नहीं रख सकते, और कम एनिमल्स होंगे इसका मतलब मीट और अदर प्रोटीन फूड की क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो फिश इन इट्स ऑल वेरिड फॉर्म्स, चाहे वो फ्रेश हो, केन्ड, ड्राइड, फ्रोजन एंड इन द फॉर्म ऑफ फिश के पेस्ट, फिश सॉस, स्पाइस, कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं जैसे चटनी आप मान के चलते हैं कि खाने के ऊपर आप डालते हैं तो उससे टेस्ट बढ़ता है ना, तो वो चीजें जो है वो सबसे बनाते हैं। तो दीज टेक द प्लेस ऑफ मीट एज जापान्स प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड। तो वो मीट तो उनके पास है नहीं, तो वो इन सब चीजों का ही यूज करते हैं और अपनी प्रोटीन की जो जरूरत है वो ऐसे पूरी करते हैं। अब देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर इट लोकली, यानी कि फिश वगैरह की जो डिमांड है वो लोकली भी बहुत ज्यादा है, एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर एशियाटिक नेबर्स विच लैक द टेक्निक्स ऑफ लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग। यानी कि जो उसके अपने एशिया में नेबर्स वगैरह हैं वहां पर ये फिश की एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा हो सकता है कुछ देश ऐसे हो जहां पर लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए टेक्निक ना हो उतनी बढ़िया, तो वो फिर क्या होगा कि वो यहाँ जापान से मछली वगैरह ले लेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। द जापानीज फिशरमैन बिगेन विद स्मॉल फिशिंग बोट्स यूजिंग नेट्स, ट्रैप्स एंड लाइन्स। तो जो फिशिंग, जापान के जो मछुआरे थे, जो फिशरमैन थे, उन्होंने पहले कोई शुरुआत में उनके पास कोई बहुत बड़ा ट्रॉलर नहीं था, है ना, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले वो स्मॉल फिशिंग बोट्स का यूज करते थे, सिर्फ वो नेट्स वगैरह यूज करते थे मछली पकड़ने के लिए। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया मेड इन इंडस्ट्रीज, तो फिशिंग हैज ऑल्सो बिकम मोर साइंटिफिक, एमिंग एट हैवी हॉल्स, हाई रिटर्न्स एंड इकोनॉमी ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होता गया इंडस्ट्रीज में, तो फिशिंग जो है वो और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से होने लगी। अब उनका मकसद क्या है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़नी है, ताकि उनका जो समय लग रहा है, जो एफर्ट लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, उसके बदले में उनको अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न भी मिले। दो 3/4 of the fishermen practice offshore pelagic fishing,
either full time or part time in small boats. Most of the commercial deep sea demersal fishing is now highly mechanized. लगभग 3/4 फिशरमैन जो अभी भी हैं, यानी कि 70-75% जो वहां के अभी भी मछुआरे हैं, वो ऑफ शोर फिशिंग ही कर रहे हैं। ऑफ शोर मतलब समुद्र के तट से दूर, और वो भी कैसी फिश की जो है वो फिशिंग कर रहे हैं, कैसी मछलियां पकड़ रहे हैं? पेलाजिक फिशिंग। पेलाजिक फिशिंग मतलब मैंने आपको बताया कि जो मछलियां सरफेस पे पाई जाती हैं, या वो फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, और वो भी कैसी? स्मॉल बोट्स में। और लेकिन जो कॉमर्शियल डीप सी डिमर्सल फिशिंग हो रही है, डिमर्सल फिशिंग मतलब जो गहराई पे जाके जो मछली नीचे गहरे में रहती है उसको लेके आने वाला जो काम है कॉमर्शियल, वो ज्यादातर अब मैकेनाइज्ड कर दिया जा चुका है। मतलब उसके लिए मशीन्स का यूज हो रहा है, वो मैनुअली लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। Powered trawlers and modern refrigeration plants backed by sound financial organizations have greatly increased the annual fish yield. तो क्या हुआ है कि काफ़ी बढ़िया ट्रॉलर वगैरह हैं वहाँ पर, पावरफुल ट्रॉलर हैं जिनमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ हैं, और रेफ्रिजरेशन प्लांट्स भी हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन प्लांट्स नहीं होगा तो आप एक तो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज ये है कि आप उसको फिर एक्सपोर्ट भी लंबे दूरी तक नहीं कर सकते हो। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है कि फिश की जो एनुअल यील्ड है वो अब बढ़ने लगी है। जापान इज नाउ नॉट ओनली द मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो अ सेंटर फॉर मरीन एंड फिशिंग रिसर्च। तो आज की डेट में वो लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिश का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, ना कि मतलब फिश का, या फिश के साथ साथ और भी जो आपके मेरीन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लॉबस्टर्स, क्रैब, श्रिम्प्स, इन सब का एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर तो जापान सबसे ज़्यादा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ मेरीन और फिशिंग के रिसर्च सेंटर वगैरह भी खुले हैं, ताकि लोग अगर बाहर से जाएँ तो जाके वहाँ पर पढ़ें, देखें कि किस तरीके से इन्होंने जो है स्मॉल बोट से शुरुआत की थी और आज की डेट में ये लार्जेस्ट फिशिंग इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं लार्जेस्ट फिशिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। तो आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। फिशिंग वगैरह थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दी थी, लेकिन ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि नोट्स आपको उतने ही हिसाब से बनाने हैं, जनरल चीज़ों को लेके बनाने हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो लाइन टू लाइन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि फिर आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि हमने कुछ चीज़ छोड़ दी या कुछ चीज़ नहीं समझाई, ठीक है ना। पूरा का पूरा पढ़ के समझाना हमारा काम है, और अब तो सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, और वो छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक 2 पार्ट में वो बड़े आराम से हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आपको टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो इसको मिल जाएगा, और वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है, तभी आप लोग ये वीडियोज़ देख पा रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लिंक्स वगैरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कोर्स वगैरह जो है वो परचेज कर सकें। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी बात हम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।